हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कशन और साथ में चैप्टर 1 का थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी गाइस, तो देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 2 यूनिट्स हैं आपके, ठीक है। एक यूनिट 1 में है इशू फॉर फीचर डी इशू एंड बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इशू एंड बोनस शेयर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ओके, इसमें तो बेसिकली आपने शेयर्स के बारे में ही करना है और फिर कंपनीज का फाइनल अकाउंट्स, राइट। यूनिट 2 में हमने करना है कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, issue and redemption of debentures, accounts of banking companies, accounts of insurance companies। तो यूनिट 2 में बेसिकली हमने डिबेंचर्स का देखना है थोड़ा बहुत और बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट्स को देखना है। अब देखो इनके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कवर होंगे। ओके, अब प्रैक्टिकल वर्क ये 2 होंगे, प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन and comparison of annual reports of companies and disclosures norms। ओके, ये रेफरेंस बुक्स हैं, लेकिन जो बुक हमें लगी हुई है वो है कल्याणी पब्लिशर्स की, जो कि एसपी जैन, केएल नारंग, सिमी अग्रवाल और मोनिका सहगल ने दी हुई है, राइट। तो चलिए अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल। आज की वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, कंपनी का मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स ऑफ कंपनीज, बॉडी कॉरपोरेट और पार्टनरशिप और कंपनीज के बीच में डिफरेंस। यही बात वीडियोस डालने की तो वो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन से दिन कौन सी वीडियो आएगी। ओके, और टाइमिंग्स की तो देखो कभी भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है पहले अकाउंट्स की आ जाए, बाद में इकोनॉमिक्स की आ जाए, फिर ई कॉमर्स की आ जाए, तो उसका कोई इशू नहीं है। बस इन दिनों में वीडियोस आती रहेंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो क्या, इंट्रोडक्शन में देखो क्या है। सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप की मेजर लिमिटेशन यही है कि फंड्स की इनएडिक्वेसी है होती है। ओके, देखो फंड्स की इनएडिक्वेसी होती है, प्लस अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, अब इन दोनों को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसको ह्यूज फंड्स की ज़रूरत थी और बिजनेस एक्सपेंशन के साथ साथ वो ग्रो होती गई। वो और कोई नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ऑल राइट, इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न की जाती है। ओके, अब देखो कंपनी का मीनिंग तो बुक में बहुत लंबा चौड़ा दे रखा था। ओके, ये डेफिनेशन तो चलो उतनी रहेगी जितनी होती है, लेकिन मीनिंग बहुत लंबा चौड़ा दे रखा था तो मैंने उसको करेक्टरिस्टिक्स में उतार लिया है। ओके, अब कंपनी का मीनिंग क्या होता है, देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी वो कंपनी होती है जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड होती है या फिर कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो ये कंपनी का मीनिंग होता है। अब अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जो लॉ ने क्रिएट किया है ताकि जो है कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो जाए जिसके लिए ये बनाई गई थी, राइट। अब कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होते हैं। कंपनी देखो एक वॉलंटरी और ऑटोनोमस एसोसिएशन है,
जिसका मतलब क्या होता है कि सर्टेन पर्सन्स कैपिटल डिविडेंड के साथ जो है वो न्यूमरस ट्रांसफरेबल शेयर्स फॉर्म करते हैं विच आर फॉर्म टू कैरी आउट पर्टिकुलर पर्पस इन कॉमन। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट फीचर। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब होता है कि जो कंपनी फॉर्म हो चुकी है या तो फिर वो रजिस्टर्ड है किसी भी फॉर्मर कंपनी एक्ट्स में। ओके, अब कंपनी एक एब्स्ट्रैक्ट पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल और एग्जिस्टिंग होती है इन दी कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ की आइज में कंपनी एक एब्स्ट्रैक्ट पर्सन है, इनविजिबल पर्सन है और इंटेंजिबल पर्सन है, लेकिन वो लॉ की आइज में एग्जिस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि कंपनी जो है बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को होल्ड, परचेज और सेल कर सकती है। ओके, कंपनी अपने डेट्स को इनकर भी कर सकती है और पे भी कर सकती है। वो अपने नाम का बैंक अकाउंट भी खोल सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, या तो स्यू कर सकती है या तो स्यू करवाई जा सकती है सेम मैनर में जैसे एक इंडिविजुअल के साथ होता है। अब कंपनी की क्रिएशन और डिसोल्यूशन लॉ करती है, मेंबर्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, कंपनी की एग्जिस्टेंस देखो फॉरएवर चलती रहती है। मेंबर्स जो हैं आते रहते जाते रहते हैं, मतलब कि एक परपेचुअल सक्सेशन है इसकी। ठीक है, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसेनिटी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कंपनी देखो एक लीगल एंटिटी है, मतलब ये क्वाइट डिस्टिंक्ट और सेपरेट है उन पर्सन से जो उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, कंपनी अपने शेयर्स खरीद सकती है कुछ सर्टेन कंडीशंस में। ओके, अब शेयर होल्डर कौन होता है, वो कंपनी का एजेंट नहीं होता। ठीक है, ना ही वो डेट इनकर कर सकता है कि कंपनी, ताकि कंपनी बंद जाए। ठीक है, ना ही वो अपने एक्ट से कंपनी को बाइंड कर सकता है। ओके, अब जो पर्सन शेयर होल्डर हो सकता है वही सेम पर्सन क्रेडिटर भी होता है। ठीक है, और ओनरशिप देखो मैनेजमेंट से डाइवोर्स्ड हुई पड़ी है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेज होती है। ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं जो ओनर्स होते हैं कंपनी के। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल होती है जो ह्यूमन बींग्स को अपने एक्ट्स से बाइंड करती है, जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू एक्ट होती है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो ओनरशिप से डाइवोर्स्ड है। राइट, तो ये थे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग। अब आते हैं हम डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी पे। तो देखो, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन कंपनी में कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर कोई भी फॉर्मर एक्ट है उसके अंडर ये कंपलसरी है। लीगल स्टेटस देखो, पार्टनरशिप में कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का लीगल स्टेटस होता है। ठीक है, लेकिन एक कंपनी लीगल पर्सन होती है एंड इट इज़ रिगार्डेड बाय लॉ एज अ सिंगल पर्सन। ठीक है, अब पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, और कंपनी के केस में अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो 2, पब्लिक की बात करें तो 7। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टनरशिप के केस में बात करें तो ट्रेडिंग पार्टनरशिप में 20 पार्टनर्स, बैंकिंग बिजनेस में 10 पार्टनर्स। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड हैं, यानी कि एनी नंबर ऑफ मेंबर्स, और प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। ट्रांसफरेबिलिटी देखो, पार्टनर जो है
दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट के बिना शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो शेयर होल्डर क्या कर सकता है, वो शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है बिना शेयर होल्डर्स के कंसेंट के। पार्टनरशिप में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते लेकिन कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। देखो पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन पूरी फर्म एज अ होल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कंपनी की बात करूं तो शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स एक कंपनी के हैं वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स से के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं। लेंथ ऑफ एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर रिटायरमेंट हो जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यू होती है चाहे पार्टनर की डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, क्योंकि कंपनी की एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है। इसे हम कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। देखो पार्टनरशिप में के केस में कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी को ज़रूरत है कि वो वेरियस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन साथ कंप्लाई करे जो भी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। एग्जाम्पल है फिलिंग बैलेंस शीट एंड मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स। देखो हर पार्टनर इंटाइटल्ड है कि वो मैनेजमेंट में अपना अपना शेयर रखे फर्म में, पार्टनरशिप के केस में। ठीक है, पार्टनर एक एजेंट होता है फर्म का और फर्म को बाइंड कर सकता है अपने एक्ट से। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कुछ डायरेक्टर्स के हाथ में जाती है जो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स कुछ कह नहीं सकते मैनेजमेंट में, राइट। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं वो एक एग्रीड प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जैसा कि एग्रीमेंट में मेंशन्ड होता है। बाय चांस अगर एग्रीमेंट नहीं बनी हुई, अगर एग्रीमेंट एब्सेंट है तो उस केस में क्या होता है, पार्टनर्स जो हैं इक्वली अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी के केस में क्या होता है, प्रॉफिट्स जो हैं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जैसे जैसे डायरेक्टर ने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। अब कंपनी में क्या है, ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं होती है पार्टनरशिप के केस में, लेकिन कंपनी में बात करें तो ऑडिटिंग इज़ कंपलसरी। अब ये हो गया डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। देखो अगर आपको बेसिस याद होते हैं तो वेल एंड गुड, लिख के आ सकते हो, नहीं याद होते तो कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट जो है कंपनी से वाइडर टर्म है। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट के सेवरल सेक्शंस में यूज़ हुआ है, सिर्फ कंपनी ही डिनोट नहीं करने के लिए लेकिन फॉरेन कंपनीज भी। ओके, ये कॉरपोरेशन भी इंक्लूड करता है जो स्पेशल लॉ के अंडर फॉर्म हुआ है, स्पेशल लॉ या फिर फॉरेन कंट्री के अंडर फॉर्म हुआ है। ओके, अब कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है कि वो बॉडी होती है जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है अंडर सम स्टैट्यूट एंड विच हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन and a common seal and is a legal entity, common seal legal entity apart from members constituting it। ठीक है, ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करता। अब वो क्या है,
देखो जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, बॉडी कॉरपोरेट वो इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है। कॉरपोरेटिव सोल जो सिंगल पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड है एज सम ऑफिस और फंक्शन, जैसे कि पब्लिक ट्रस्टी, गवर्नर एट्सेट्रा, ये सारे। नेक्स्ट है कॉरपोरेटिव सोसाइटी। ओके। उसके बाद कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो कंपनी नहीं है एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013। ओके। अब सेक्शन 11 कंपनीज एक्ट 2013 का क्या कहता है कि बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन, बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। लेकिन वो ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करता है, वो ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करता है। वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दूसरी चीज़, एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। ठीक है। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई किया है इस बिहाफ पे। अब ये हो गया बॉडी कॉरपोरेट। नेक्स्ट हम करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। देखो काइंड्स ऑफ कंपनीज के आपकी बुक में 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए हुए हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे, लाइबिलिटी के बेसिस पे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। ठीक है। अगर मैं फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो 3 तरह की कंपनीज होती हैं, चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। अगर मैं लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो 3 तरह की कंपनीज होती हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड गारंटीड कंपनीज। पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 2 तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। ठीक है। तो हम साइड बाय साइड इनको कर देते हैं। तो देखो फ्रॉम फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कंपनीज आती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे चार्टर्ड कंपनीज के बारे में। चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम स्पेशल चार्टर। ठीक है। अब ये स्पेशल चार्टर होता है बाय द किंग और सोवरिन। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्पेशल चार्टर के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई थी, क्वीन एलिजाबेथ ने इसे इनकॉर्पोरेट किया था। ठीक है। अब ये कंपनीज आजकल रेयरली फॉर्म होती हैं एज ट्रेडिंग कंपनीज। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, राइट। तो बहुत ही रेयर केसेस देखने को मिलते हैं आजकल ऐसी कंपनीज अगर दिख जाती हैं तो। हाँ जी। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ने बनाया होता है, उन्हें हम स्टैट्यूटरी कंपनीज कहते हैं। जैसे कि आरबीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ओके। नेक्स्ट आती है रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, उसे हम रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं। अब देखो लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कंपनीज आती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेड कंपनी के बारे में। लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें हर मेंबर की लाइबिलिटी फेस वैल्यू के एक्सटेंट तक लिमिटेड होती है जितने उसके पास शेयर्स हैं। एग्जाम्पल, ए ने 10 रुपये का शेयर लिया। ठीक है। अब वो 10 रुपये की एक्सटेंट तक ही लाइबल है। ठीक है। वो तब तक लाइबल नहीं होगा जब तक वो अमाउंट पे कर देता है। ठीक है। जब तक वो अमाउंट पे नहीं करता तब तक वो लाइबल है। अब अनलिमिटेड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, जिसमें क्या होती है, मेंबर्स की जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की तरह। अब ये वो कंपनीज होती है जिसमें लार्ज पार्टनरशिप्स जो है ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। ओके। both their share contribution as well as their private property are at stake when company is to be wound up। देखो जो इसमें मेंबर्स होते हैं ना, इनका कंट्रीब्यूशन, शेयर कंट्रीब्यूशन और जो भी इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी दी होती है ये स्टेक पर होती हैं जब कंपनी जो है ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है। ऐसी कंपनीज आज के टाइम पे रेयर हैं।
गारंटीड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो उस अमाउंट तक लिमिटेड होती है जिस अमाउंट तक उसने कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, जब कंपनी ख़त्म हो जाती है तो गारंटीड अमाउंट जो है वो एक फिक्स सम तक लिमिटेड रहती है। ठीक है, और ये फिक्स सम जो है मेमोरेंडम में स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, अब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स क्लब ये यूजुअली गारंटी कंसर्न्स होते हैं। अब इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट ना बनाए और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो इसमें दो कंपनीज आती हैं। पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज के बारे में। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? वो कंपनी जो अपने आर्टिकल के थ्रू क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी, लिमिट्स नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग past or present employees of the company who are members of the company। अब ये कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने के राइट को रिस्ट्रिक्ट करती है अगर कोई होते हैं तो। ठीक है, मेंबर्स 200 तक होने चाहिए एक्सक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी जो कंपनी के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये कंपनी जो भी पब्लिक कोई इनविटेशन होता है उसको ये प्रोहिबिट करती है ताकि पब्लिक जो है कोई शेयर्स या डिबेंचर सब्सक्राइब कर सके कंपनी में। वो जो अपने आर्टिकल से प्रोहिबिट करती है कोई भी इनविटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन्स अदर दैन, इनके अलावा मेंबर्स, डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स के अलावा कोई भी इनविटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं वो अपने आर्टिकल से प्रोहिबिट करती है। ठीक है, अब इन कंपनीज में मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है ज़ीरो होती है। सच हायर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, अब इस केस में इस रिगार्ड में डेविएशन जो बनाई जाती है वो ये होती है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस केसेस में रह सकती है। ओके, अब पब्लिक कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? ये वो कंपनीज होती है जो प्राइवेट कंपनीज नहीं होती। ओके, तो इस प्राइवेट कंपनी के 4 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो इन ऐसी कंपनीज पे इम्पोज नहीं किए जाते। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की हो सकती है तो और हायर पेड अप कैपिटल वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 कहता है कि ज़ीरो कैपिटल होनी चाहिए। ओके, प्राइवेट कंपनी एक सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी का। अगर वो पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है तो उसे हम पब्लिक कंपनी मान के चलते हैं, प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे। ठीक है, इसे हम प्राइवेट कंपनी नहीं मानते। फिर जो कंपनीज पब्लिक कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनीज तभी डीम्ड होती हैं अगर 25% या फिर उससे ज़्यादा जो है पेड अप शेयर कैप या फिर उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल कि एक या एक से ज़्यादा बॉडीज़ कॉरपोरेट के पास है। अगर वो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है किसी पब्लिक कंपनी का, अगर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम नहीं है। ठीक है, अगर वो पब्लिक से डिपॉजिट्स इनवाइट करती है, ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट्स रिन्यू करती है अदर देन मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स। राइट, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके,
और हम उसके बाद करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, देन वी विल डू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रोस्पेक्टस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी बुक्स एंड स्टैटिस्टिकल बुक्स। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।